और कल-ए-दम TLP के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी हो चुका है और मुज़ाकरात में किन उमूर पर इत्तफाक किया गया। साहबजादा हामिद रजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जो कि मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह थे। अस्सलाम वालेकुम साहबजादा हामिद रजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइएगा कि आप मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही कर रहे थे, किन निकात पर इत्तफाक हुआ है इन मुज़ाकरात में? देखिए, अव्वल तो मैं वजाहत कर दूं, मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत और तहरीक लबैक की तरफ से थी। हमारा किरदार सालिसी का था। हमने हर दो फ्रीकैन को टेबल पर बिठाने में किरदार अदा किया था। तो एक तो मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि जो सालिसी कमेटी थी वो वहां पर गई थी 9 अफराद पर मुश्तमिल, जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत की पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप के साथ था। दूसरा जो नुकात जो आपने मुझसे पूछा, उसके अंदर देखिए, एक तो ये आज जो प्राइवेट मेंबर बिल के तहत जो करारदाद टेबल होगी कौमी असम्बली के अंदर, इसके ऊपर एग्री हुआ। और इसी तरीके से जो कारकुनान 16 MPO के तहत जिनकी नजरबंदी के ऑर्डर्स हैं, वो न सिर्फ तहरीक लबैक बल्कि दीगर जो अहले सुन्नत के अफराद हैं या जो बेगुनाह अफराद हैं, उनके हवाले से एक फैसला हुआ कि उनकी रहाई का अमल मरहलावार शुरू किया जाएगा। इसी तरीके से 4th शेड्यूल जो है, उसकी मौजूदा लिस्टें जो अभी तैयार की गई हैं या जो इससे कुछ अर्सा पहले तैयार की गई हैं, उनको एक मरतबा दोबारा देखा जाएगा कि उसके अंदर किसी तासुब की बुनियाद पर या विक्टिमाइज करने के लिए तो लोगों के नाम नहीं डाले गए, और फिर उसके अंदर से वो तमाम मामलात होंगे। और जो अफराद किसी भी FIR के अंदर नॉमिनेटेड हैं, उसके अंदर भी ये चीज देखी जाएगी कि सिर्फ खानापुरी के लिए या विक्टिमाइजेशन के लिए उन अफराद को डाला गया है या नहीं डाला गया। और अगर कुछ अफराद के खिलाफ को एविडेंसेस मौजूद हैं, वीडियो एविडेंसेस हैं, या भी कानून तनाफुज करने वाले इदारों के पास हैं, तो उसके हवाले से हर दो फ्रीकैन की तरफ से ये मौक़िफ़ था कि उन तमाम लोगों को कानूनी तरीके से अपने मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। वो अदालतों से जमानतें हासिल करेंगे और फिर कानूनी तरीके से वो इंशाअल्लाह उससे रिहाई भी हासिल करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो थी, ये टेबल पर ये डिसाइड हुई हैं जी वहाँ पर। अच्छा, इसके साथ साथ अभी तक इन सारे निकात पर पेशरफ्त कितनी हुई है और मुज़ाकरात का अगला दौर क्या मुतवक्के है, और उसके अंदर भी आप सालिसी करेंगे? और साथ ही कल-ए-दम तहरीक लबैक के जो सरबराह हैं साद रिजवी साहब, उनकी रिहाई के हवाले से क्या स्टेटस है? देखें, एक तो मैं इसके ऊपर एप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात के दौरान एक एहतमाल मौजूद था कि शायद रिजवी साहब को शर्त आयद कर दें कि उन्हें रिहा किया जाएगा तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़े पन का और खुले दिल का मुजाहरा करते हुए कहा कि चूंकि मुझे कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो मैं किसी डील के जरिए बाहर नहीं आऊंगा, बल्कि मैं कानूनी तरीके से मैं अपनी जंग लड़ूंगा और कानूनी तरीके से बाहर आऊंगा। तो एक तो ये बात क्लियर है कि वो जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसके अंदर वो कानूनी मुआवनत जो है वो अपने वकला से हासिल करेंगे और वो मतलब ग्रेस बाहर आएंगे। ये साद रिजवी साहब का नुक्ता नजर था और इसी पर इत्तफाक राय हुआ था। और दूसरा, ये जो इन मुज़ाकरात पर अमल दरामद का ताल्लुक है नुकात के ऊपर, उसके हवाले से आप कहना है कौमी असम्बली का इजलास हुकूमत बुला चुकी है और वहां पर आज बिल टेबल कर दिया जाएगा। तो एक प्रोग्रेस इस हवाले से है। और दूसरा, जो अफराद गिरफ्तार हैं उनकी लिस्टों का तैयारी का अमल जो है वो सुबह ही शुरू हो गया था। और आपके लिए मैं चूंकि हजारों की तादाद में कारकुनान गिरफ्तार हैं, तो उसके अंदर उनको कैटेगराइज भी करना है कि 16 MPO के तहत कौन से हैं और फिर मुकदमात के अंदर मतलूब कौन से हैं, सीरियस मुकदमात किन पर हैं। तो वो कमल सुबह शहरी के वक्त ही शुरू हो चुका था, तकरीबन तो 3:30-4 बजे के राउंड अबाउट, और वो जारी है। और आज मरहलावार कारकुनान की रहाई भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। अच्छा, और धरने के हवाले से क्या पेशरफ्त है कि वो कब तक खत्म किया जाएगा, यतीम खाना चौक का खास तौर पर, और ओवरऑल जो जी देखें, धरने के हवाले से जो मेरे पास अभी पेशरफ्त है वो यही है कि शफीक अमीनी साहब ने, जो तहरीक लबैक की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह थे, उन्होंने धरना खत्म करने का ऐलान किया है। और जाहिर है अभी उनके बहुत सारे साथी जो हैं वो उनकी रिहाई का अमल शुरू होगा तो वो खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर उनका इस्तकबाल करना चाहते होंगे, इसलिए कारकुनान वहां पर मौजूद होंगे। शफीक अमीनी साहब ने वाज़ह किया है कि तमाम रुकावटें हटा दी जाएं और रोड को खोल दिया जाए।
تو انشاءاللہ اس کے اندر ساری چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف ہی جا رہی ہیں، اور ہر دو فریقین کی طرف سے اور تحریک لبیک اور حکومت کی طرف سے جس کھلے دل کا مظاہرہ کیا گیا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کے پازیٹیو ریزلٹس آگے نکلیں گے، اور کچھ تقریبی عناصر جو اس صورتحال کو بھی کسی طریقے سے خراب کرنا چاہ رہے ہیں انہیں ایک مرتبہ پھر ناکامی کا انشاءاللہ ظاہر ہے کہ کئی خبریں اس سے متعلق گردش کر رہی ہیں سعد رضوی صاحب کی رہائی سے متعلق، تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ قانون کے مطابق باہر آئیں گے، کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے، تو ان کی گرفتاری یا ان کو جب حراست میں لیا گیا تھا کیا وہ 16 ایم پی او کے تحت لیا گیا تھا یا کس وجہ سے انہیں حراست میں لیا گیا تھا اس وقت؟ جی، جو اطلاع ہمارے پاس ہے اس کے تحت وہ 16 ایم پی او کے تحت ہی ان کی گرفتاری، ان کی جو اس وقت گرفتاری کی گئی تھی وہ 16 ایم پی او کے تحت ہی تھی۔ لیکن اس کے بعد چونکہ کچھ دیگر ایف آئی آرز بھی درج کی گئی ہیں، ابھی یہ وضاحت اس وقت نہیں ہو سکی تھی کہ ان کی گرفتاری ان ایف آئی آرز کے اندر بھی پولیس کی طرف سے ڈال دی گئی ہے یا نہیں۔ اولین مرحلے میں گرفتاری 16 ایم پی او کے تحت ہی تھی، اور ابھی اگر ان مقدمات میں گرفتاری نہیں ڈالے گی تو پھر میرا خیال ہے شاید کوئی رکاوٹ نہ ہو ابھی فوراً رہا کرنے میں، لیکن اگر دیگر مقدمات میں بھی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ کورٹ آف لاء سے ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے اور پھر وہاں سے انہیں رہائی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ یہ ثالثی کمیٹی جو ہے جو کہ دونوں فریقین کو یعنی کہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہتی تھی، اس ثالثی کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے، اور سعد رضوی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی کوٹ لکھپت جیل میں، اس حوالے سے ARY نیوز نے رپورٹ کیا تھا۔ حکومت کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ 16 ایم پی او کے تحت جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کی رہائی عمل میں لائی جائے۔ سعد رضوی صاحب سے متعلق انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر ان کو جب حراست میں لیا گیا تو اس وقت 16 ایم پی او کے تحت ان کو حراست میں لیا گیا تھا، لیکن اب یہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ کیا مزید ان پر کیسز ڈالے گئے ہیں یا نہیں۔ لیکن سعد رضوی صاحب سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے بلکہ قانونی طور پر اپنے معاملات کو دیکھیں گے اور اپنے وکلا سے قانونی معاونت حاصل کر کے پھر وہ باہر آئیں گے۔